बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर शांतम गुप्ता, आपको पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स। सर, इकोनॉमिक्स में इस बार हम लोगों ने टारगेट लिया है, जैसे हर बार हर बच्चा 100 में से 100 इकोनॉमिक्स में लेके आता है। आपको अचीवमेंट्स पीछे दिखाई दे ही रही होंगी। 3 साल लगातार सीबीएसई टॉपर बार बार हर बार हमारा ही स्टूडेंट रहा है, और इस बार भी जो बच्ची 99% लेके आई है वो भी इकोनॉमिक्स हम ही से करी है। तो अब इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए लेके आ गए हैं इस चैनल पर 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए एकदम क्रिस्प पढ़ाई, एकदम टू द पॉइंट और बहुत ही मनोरंजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है मनी। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो सीधे चलते हैं पैसे की तरफ। मनी 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 एंड ऑल आई थिंक ऑफ इज मनी। और तुम कॉमर्स में हो ना, या ह्यूमैनिटीज में, तो तुम्हारे दिमाग में भी तो पैसा पैसा करती है, पैसा ही तो चाहिए हमें, पैसे के बारे में सोचते हैं। तो चलिए सर, मनी के बारे में कुछ बातचीत है। सर देखिए सर, मनी का जो टॉपिक है उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सर मनी के पहले हमारे पास क्या था। सर, जब तक इस दुनिया में मनी नहीं आया था तब तक ट्रेडिंग चलती थी बार्टर सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा सर? बार्टर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो सर ये बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? बार्टर सिस्टम को बोलते हैं हम लोग C2C कमोडिटी। C2C मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी, सामान के बदले सामान। तुम हमें खून दोगे, हम तुम्हें आजादी देंगे। सामान के बदले सामान जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, और उसको कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। बार्टर सिस्टम की इकोनॉमी पहले हुआ करती थी, जिसके बाद बार्टर सिस्टम को मनी से रिप्लेस किया गया। बट बच्चों के दिमाग में एक थॉट आता है कि जब भी कोई चीज को रिप्लेस किया जाता है, जैसे आज कोहली चला गया, रोहित शर्मा चला गया, और उसकी जगह में शुभमन गिल और ये सब नए नए प्लेयर्स आए, तो रिप्लेस करने के पीछे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप अच्छी चलती हुई चीज को रिप्लेस आखिरकार करेंगे ही क्यों? तो बार्टर सिस्टम को क्यों रिप्लेस किया गया सर? क्योंकि बार्टर सिस्टम में ना 4 महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स आ गई थी। यहां पर आप इन चीजों की नोटिंग कर सकते हैं, या ये जो नोट्स हैं वो आपको नीचे दिए गए लिंक पर भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन का। 4 तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स आ गई थी बार्टर सिस्टम में। सबसे बड़ी सर क्या थी सर ये 4 प्रॉब्लम? इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आप एक बात समझो, बार्टर सिस्टम में होता क्या था? सामान के बदले सामान चाहिए होता था। तो यहां पर चाहिए क्या? अगर मान लो मेरे पास 1 किलो चावल है और मेरे को चाहिए दाल, तो मेरे को एक इत्तेफाक नहीं चाहिए। कोइंसिडेंस का मतलब इत्तेफाक। मेरे को 2 तरह इत्तेफाक चाहिए कि पहले मेरे को एक आदमी मिलना चाहिए जिसके पास दाल हो, और दूसरा इत्तेफाक यह भी चाहिए कि वो दाल को चावल के साथ एक्सचेंज करने के लिए चाहिए। तो ऐसे आदमी को खोज पाना, या ऐसे मनुष्य को खोज पाना अपने में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम इसकी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। क्योंकि सर देखो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप एक सामान की वैल्यू दूसरे सामान के रिलेशन में लगा रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई पर्टिकुलर कन्वर्जन यूनिट नहीं है। एक सामान की वैल्यू दूसरे सामान के रिलेशन में लगाई जा रही है, ना कि इंडिपेंडेंटली। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कितना कितना ग्राम, ठीक है, चावल, या कितना किलो चावल कितने किलो सोना के इक्विवेलेंट है? अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि 1 केजी सोना और 1 केजी चावल एक बराबर है, क्योंकि गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, है ना? ये तो मैं बोल नहीं सकता। तो दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट, तीसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब बात ऐसी है सर कि सामान को आप बहुत दिन तक स्टोर करोगे तो वो पेरिशेबल सामान होता है, खराब हो जाएगा। अरे प्याज रखोगे खराब हो जाएगा, टमाटर रखोगे खराब हो जाएगा, चावल रखोगे खराब हो जाएगा, दाल रखोगे खराब हो जाएगा। समय के साथ चीजें खराब होती हैं। तो अगर वो पेरिशेबल आइटम है तो समय के साथ तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी ना। सो देयर इज नो स्टोर ऑफ वैल्यू, देयर इज नो रिजर्व ऑफ वैल्यू। समय के साथ उस चीज की वैल्यू कम होती चली जाएगी। दूसरा, क्योंकि समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, लैक ऑफ
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब क्योंकि उस चीज की वैल्यू समय के साथ कम होती चली जाएगी बेटा, तो आप उसको बाद में फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट के लिए आप सिर्फ उसी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहे या लंबे समय तक वैल्यू रहे। इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। जैसे आज आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें एक ईएमआई डेफिनेट रहती है कि लेट्स से आपको 4,203 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे एवरी महीना। वो आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि पैसे की वैल्यू डेफिनेट है, इसीलिए पैसा इज यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लेकिन यहां पर बार्टर सिस्टम में क्योंकि सामान के बदले सामान दिया जा रहा है, तो सामान की तो वैल्यू डेफिनेट नहीं है, क्योंकि समय के साथ सामान खराब होता जाता है। इसलिए ये चार जो प्रॉब्लम्स थी ना बार्टर सिस्टम में, इसकी वजह से हमारा हीरो पैदा हुआ जिसका नाम था मनी। ठीक है, जो हमारा हीरो पैदा हुआ जिसका नाम था मनी, क्योंकि मनी ने आते ही ना ये चार प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, मनी ने आते ही चार प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया सुनो, क्योंकि मनी के ना बेटा चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। मनी के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। क्या सर? फंक्शंस जिनको बोलते हैं, फंक्शंस। चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के। अरे कल मुंह बंद हो जा। ठीक है, चार, जिसमें सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा है जनरली एक्सेप्टेड, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, और फिर है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये चार फीचर्स, ये चार फंक्शंस ऑफ मनी, मनी को बार्टर सिस्टम की रिप्लेसमेंट बनाते हैं। अब ये चारों फंक्शन को मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूं कि क्या चीजें होती हैं ये चारों, तो एक बार आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के दो फंक्शन टाइप में मनी को बांट दिया गया है। एक है मनी के प्राइमरी फंक्शंस, ऐसे ही एमसीक्यू पूछता है आपको एग्जाम में। एक है प्राइमरी फंक्शंस और एक तरफ है भैया सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। जो मनी के प्राइमरी फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। एक है कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक है कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। एक है कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। इस मेजर ऑफ वैल्यू का दूसरा नाम यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। अब समझना मेरी बात एक चीज ध्यान से। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सर आज की डेट में आप पैसे में हर चीज की वैल्यू लगा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सब चीजों की पैसे में वैल्यू लगाई जा सकती है। अरे भैया, एक तो सुनील शेट्टी की बहुत पुरानी पिक्चर है, दीवाना या क्या है, चैट में लिख देना अगर नाम याद आए, जिसमें वो लड़की का हाथ मांगने उसके पिता के सामने जाता है और उसका पिता उसको एक ब्लैंक चेक देता है, बोलता है मेरी लड़की का पीछा छोड़ने के लिए जो भी अमाउंट चाहिए उस ब्लैंक चेक पे लिख दो। सोचो, उसने लड़की की वैल्यू, अपनी बेटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी लगा दी। तो मनी पे आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो। इस घड़ी की वैल्यू मनी पे लग सकती है, इस कोट की वैल्यू मनी पर लग सकती है। ठीक है, तुम्हारे समय की वैल्यू मनी पर लग सकती है, डेटा चार्जेस अप्लाई। तो हर चीज की वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। इट्स अ, और दूसरा बोलता है इट्स अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज? पैसे से आप सब खरीद सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हबीबी कम टू दुबई, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अगर आपको मनी में हैप्पीनेस नहीं मिल रही, मतलब मेरे दोस्त तुम कॉमर्स को ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे हो, कम पैसे कमा रहे हो, और कॉमर्स को अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सीखो, पैसे को यूज करना सीखो, अपने आप मेरे दोस्त तुम्हारे जिंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो मनी डज ब्रिंग हैप्पीनेस। अगर हैप्पीनेस नहीं आ रही मतलब पैसा कम है, पैसा बढ़ाओ हैप्पीनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो मनी विल ब्रिंग हैप्पीनेस। तो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हर चीज को आप मनी में खरीद बेच सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब हर चीज की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में लग सकती है। दूसरी चीज आई सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी जो होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। सर मनी एक बहुत ही सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्यों? हाँ, ये बात सच है कि इन्फ्लेशन की वजह से मनी की ताकत कम होती है, परचेसिंग पावर कम होती है, चीजें महंगी होती हैं, बात सत्य है। लेकिन उसमें एक नॉर्मलाइज्ड रेट होता है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक दिन आप देखो मैगी 12 रुपए की है
और अगले दिन आप देखो मैगी 21 रुपए की हो जाएगी। इतना भारी इन्फ्लेशन थोड़ी ना होता है। आपने इन्फ्लेशन को मैगी से समझा दिया। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, महंगाई बढ़ना ना। तो 12 का सामान 21 हो गया, महंगाई बढ़ तो गई। तो क्या ऐसा मनी मॉनेटरी टर्म्स में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मनी की जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो चेंज होगी, वैल्यू रियल वैल्यू चेंज होती है, लेकिन फेस वैल्यू सेम रहती है। अगर आप गांधी जी के नोट को पानी में गाड़ के जमीन में डाल दो, 10 साल बाद भी निकालोगे ना, वो वही गांधी जी का नोट रहेगा। ऐसे नहीं उससे गांधी जी के सर पे बाल उग जाएंगे या 2000 का नोट 20,000 का नोट हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे भी अब 2000 का चलता नहीं है। मतलब कहने का यह है कि उस पर जो फेस वैल्यू है ना वो सेम रहेगी। ठीक है, तो सामान के साथ उसकी मतलब पैसे की फेस वैल्यू खराब नहीं होती। जैसे गुड्स के बदले गुड्स जब आप देते थे बार्टर सिस्टम में, तो सामान खराब हो जाता था ना, वो सब प्रॉब्लम यहां नहीं होती। दूसरा, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप समझो मेरी बात, क्योंकि क्योंकि मनी की वैल्यू क्योंकि मनी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मनी की वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि मनी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि मनी की वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होती, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये एक तरीका है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिससे आप पेमेंट की वैल्यू मेजर करते हैं। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्योंकि सर बात क्या है, यहां पर वैल्यू फिक्स्ड है आपकी, अब वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट हो नहीं रही, इसीलिए हम लोग पैसे का फ्यूचर पेमेंट होता है, इसीलिए लोन होता है, इसीलिए ईएमआई हो पाता है। ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मनी की वैल्यू समय के साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, स्लोली स्लोली चेंज होती। ठीक है, स्लोली स्लोली चेंज होती, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड की तरह यूज कर पाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। कर पाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये दोनों है मनी के प्राइमरी फंक्शन, ये दोनों है मनी के सेकेंडरी फंक्शन, और ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बार्टर सिस्टम की। इज इट क्लियर सर? ठीक है, इसके अलावा मनी यूज करने के और भी कुछ रीजंस हैं, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। क्या रीजंस है सर? देखो दिखाता हूं। मनी यूज करने के और भी बहुत सारे रीजन है। जैसे सर देखो, की प्रॉपर्टीज जो मनी के, सबसे पहला एक्सेप्टेबिलिटी, मनी को यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, मनी के जो नोट है, जो वैल्यू है, मतलब नोट मनी की करेंसी नोट्स, वो वेयर एंड टेयर, वेदर, इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इट इज ड्यूरेबल इन नेचर। दूसरा डिविजिबिलिटी, 500 रुपए के नोट को आप 100 रुपए के नोट में बांट सकते हो, 100 रुपए के नोट को 10 रुपए के नोट में बांट सकते हो, तो देयर इज हाई लेवल ऑफ मतलब डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पोर्टेबिलिटी, आप सोचो आप एक घोड़ा एक्सचेंज करना चाहते हो चावल के बदले, तो घोड़े को पॉकेट में लेके तो जा नहीं सकते बार्टर में, लेकिन पैसे को आप इजीली कैरी कर सकते हो। और आजकल तो यूपीआई, ठीक है, इतना तरह का चीज निकल गया और ज्यादा इजी हो गया ये। दूसरा यूनिफॉर्मिटी, मनी की जो वैल्यू है, आज अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, वो 10 रुपए में कोई अगर 10 रुपए की वैल्यू कोलकाता में भी वही है, मुंबई में भी वही है, ठीक है, बैंगलोर में भी वही है, वो 10 रुपए की वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि वो इंडिया की करेंसी है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो, मैंने प्राइमरी फंक्शन बताया। प्राइमरी फंक्शन एक है यूनिट ऑफ अकाउंट विच इज मेजर वैल्यू, दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर सेकेंडरी फंक्शन में आएगा स्टोर ऑफ वैल्यू और वो डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टोरेज और डेफर्ड पेमेंट, ये है सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, अच्छा अब ना, लोग आखिरकार पैसा चाहते क्यों है? ठीक है, वैसे ये टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट फिर भी मैंने एक बार सोचा कि आपको बता दूं लोग पैसा चाहते क्यों है। एक, लोगों का कुछ खरीदने का मन है, ट्रांजैक्शन मोटिव, पैसा खर्च करने के लिए चाहिए। ठीक है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, दोस्त के साथ बाहर जाना है, ओए सुन रहे हो, सहेला या सहेली के साथ बाहर जाना है, इसलिए लोग चाहिए। ठीक है, इसलिए पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ना पैसा स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए भी लेते हैं। स्पेक्यूलेटिव मोटिव मतलब इन्वेस्टमेंट, पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे रिटर्न। ठीक है, एक्चुअली 3 पर्पस होते हैं टीपीएस। ठीक है, टी होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, पैसा खर्चा करने के लिए। एस होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स खरीदना है, 100 रुपए में खरीदना है, 150 रुपए में बेचना है, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा के जाना है। और एक और होता है पी, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मोटिव।
आदमी कुछ पैसा सेव करके रखता है हेल्थ हैजर्ड के लिए, जैसे कोविड के टाइम पर कोई अगर हेल्थ हैजर्ड हो गया तो उसको पेमेंट करने के लिए आदमी कुछ पैसा सेव करके रखता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मोटिव, ठीक है, टीपीएस। आइए, अच्छा इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। तो सर मनी सप्लाई बेसिकली है क्या? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पहली बात इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्यों है पॉइंट ऑफ टाइम अभी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक इकोनॉमी में कितना पैसा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक इकोनॉमी में कितना पैसा लोगों के हाथ में है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा लोगों के हाथ में है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, ठीक है। अब बात ऐसी है, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम बोला हमने, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम लोग यहां पर पीरियड नहीं ले रहे, पॉइंट ले रहे हैं, मतलब इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब किसी को मैं पूछता हूं कि आखिरकार ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, तो वो बोलता है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पर है। अब पूछता हूं पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों है, तो बोलता है स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए है सर क्योंकि एक इकोनॉमी में उससे ज्यादा मनी तो सप्लाई हो ही नहीं सकता है जितना आरबीआई ने प्रिंट ना किया हो। आरबीआई जितना मनी प्रिंट करेगा उतना ही तो मार्केट में सर्कुलेट होगा, उससे ज्यादा तो सर्कुलेट हो भी नहीं सकता जितना आरबीआई प्रिंट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मनी के मेजरमेंट में आता है M1। M1 क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट मतलब मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट यूनिट M1। और M1 में क्या आता है सर? M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स। हमारे पास जो करेंसी एंड कॉइन्स है पॉकेट में, डिमांड डिपॉजिट्स, वो डिमांड डिपॉजिट जो हमने बैंक में लगा के रखे हैं, और अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट मतलब जो आरबीआई ने फॉरेन बैंक्स के साथ या आरबीआई ने अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ सेव करके रखे हैं, मतलब सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। ये है M1 का मेजर, सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। M2 में क्या आता है? M2 में पूरा का पूरा M1 आता है, और साथ में वो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है ना, पोस्ट ऑफिस वाला, वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट आता है। वो इंडिया पोस्ट में आपके मम्मी पापा से पूछना, वहां पर भी सेविंग्स डिपॉजिट खुलता है, उसमें 1-2% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, इसलिए लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन सर्विसेज उतनी खास नहीं होती। मतलब वही है, पैसा दे रहे हैं तो सर्विस थोड़ी ना देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सर M2 के बाद M3, ठीक है, ये M3 होगा। हाँ, फिर आता है M2 के बाद M3। अब M3 में क्या होता है? पूरा का पूरा M1 होता है, लेकिन साथ में टाइम डिपॉजिट जोड़ देते हैं। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। अब यहां पर देखो सर, फिक्स डिपॉजिट आ गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला हट गया। तो M1 में क्या हुआ? सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। M2 में क्या हुआ? पूरा का पूरा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या हुआ? पूरा का पूरा M1 साथ में जोड़ लिया फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस को बाहर फेंक दिया। तो लास्ट में जो M4 आएगा, देखो M1 मोस्ट लिक्विड है, मतलब सबसे इजीली कन्वर्टेबल इनटू रियल कैश। M4 है ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी, वो है लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड है वो, ठीक है। उसमें क्या आता है? उसमें पूरा का पूरा आपका M1 आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स आएंगे, ठीक है, साथ में आपका फिक्स डिपॉजिट आएगा FD, और साथ में आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। ये होते हैं सरकार के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसमें सरकार के पास आप पैसा लगाते हो, तो वो भी मनी के कैलकुलेशन में आ जाता है M4 में, विच इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी, ठीक है, सबसे बड़ा मनी का मेजर। तो M1 लीस्ट लिक्विड मतलब मोस्ट लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है। MCQ के लिए बता रहा हूं, M1 मोस्ट लिक्विड, M4 लीस्ट लिक्विड, ठीक है। M1 नैरो मनी, M4 ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी मतलब बहुत बड़ा। आइए सर, अब ना मनी के कुछ टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। सर कमोडिटी मनी का मतलब क्या है? ठीक है, जहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मनी के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, मनी के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट
और जिस करेंसी पर वो लिखा है, जैसे जो 1 रुपए का कॉइन आता है उसमें जो धातु, जो टंगस्टन यूज किया गया है उस 1 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए, उसको अगर आप पिघला के टंगस्टन की तरह भी बेचो ना तो भी 1 ही रुपया मिलेगा। तब वो होता है कमोडिटी मनी, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती है। ऐसे पुराने जमाने में एक केस होता था, 5 रुपए का मोटा सिक्का आता था, आपने देखा होगा पहले जमाने का 5 रुपए का मोटा सिक्का होता था, ठीक है। अब 5 रुपए के मोटे सिक्के को जब आप पिघलाते थे तो उसमें वो लोग ना ब्लेड बना के बेचते थे, वो रेजर ब्लेड होता है ना, वो बांग्लादेश में शुरू हो गया था ये, ठीक है। तो अब 5 रुपए के सिक्के को पिघला के 2 ब्लेड बन जाती थी जो 10 रुपए में बिकती थी, तो प्रॉफिट हो रहा है ना 5 की जगह। तो सरकार को ये समझ में आया, आप देखो 5 का सिक्का भी पतला कर दिया, ठीक है, 1 का सिक्का भी पतला कर दिया। दैट इज कमोडिटी मनी। जितना धातु का पैसा है, जितना टंगस्टन का पैसा है, उतना ही उस पर लिखा हुआ करेंसी का भी अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है फिएट मनी। सर फिएट मनी मतलब वो करेंसी एंड कॉइन जो लीगल टेंडर है अभी, मतलब देश में जो लीगल टेंडर चल रहा है, जैसे 500 रुपए का नोट जो अभी देश में चल रहा है वो फिएट मनी है। लेकिन जो 1000 रुपए का नोट था वो अब फिएट मनी नहीं है, 2000 का जो नोट है वो फिएट मनी नहीं है, क्योंकि वो सारा मनी अब बंद हो गया है सरकार द्वारा। आपको नोट्स पसंद आ रहे हो तो बताना। फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी मतलब कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रस्ट, जहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी से पैसा एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन देम। जैसे कि होता है एक चेक, दैट इज अ फिड्यूशियरी मनी, क्योंकि ये एक्सेप्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों पार्टी के बीच में ट्रस्ट है। आज मैं अगर तुमको 1 लाख रुपए का चेक काट के दूं, तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम यही तो भरोसा कर रहे हो कि सर के अकाउंट में 1 लाख होगा। अगर 1 लाख ना हो तो हम तो चीटिंग कर रहे हैं तुम्हारे साथ फिर। तो फिड्यूशियरी मनी इज अ मनी विच इज एक्सेप्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। हाँ, so with this sir, for today we complete the topic of banking of money. आपको कैसा लगा ये टॉपिक मेरे को जरूर बताइएगा। विद इन 25 मिनट्स वी हैव फिनिश्ड इट ऑफ। कैसा लगा आपको मनी का टॉपिक, क्या मजा आया, क्या इनपुट्स हैं आपके, जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक होगा बैंकिंग। सी यू ऑन दी अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।